अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। पिछले वीक आपने देखा कि कराची में MQM पाकिस्तान एहतजाज कर रही थी, जो नया बल्दियाती निज़ाम लाने के लिए जो लेजिस्लेशन की है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सिंध असम्बली में, उसके ख़िलाफ़ पहले जमात इस्लामी एहतजाज कर रही थी। 28 दिनों से उनका धरना हो रहा था। उसके बाद MQM पाकिस्तान ने जो है पिछले वीक वहाँ पर धरना देने की कोशिश की CM ऑफिस के सामने, लेकिन वहाँ आपने देखा कि पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। एक शख्स वहाँ पर अपनी जान से हाथ भी धो बैठे, ख़वातीन के ऊपर डंडे बरसाए गए, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। जो MQM पाकिस्तान के रहनुमा है उनके ऊपर भी जो है तशद्दुद किया गया। तो क्या ये तशद्दुद होना चाहिए? ये पुरअमन जब कोई एहतजाज हो रहा होता है तो क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होती कि उसको पुरअमन ही रखे? इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें MQM के रहनुमा रेहान हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है। रेहान साहब, ये बताइएगा कि असल में बल्दियाती जो कानून पास किए हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, अगर आसान लफ्ज़ों में हम पूछें जिससे आवाम को समझ आ सके कि उसमें क्या ऐसी खराबियां हैं जिसकी वजह से जमात इस्लामी, PSP, MQM पाकिस्तान तमाम लोग सरापा एहतजाज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कराची में खास तौर पर जितनी भी जमातें पीपल्स पार्टी के 2013 के बल्दियाती बिल में तरामीम के खिलाफ सरापा एहतजाज है, वो दरअसल MQM का वो बयानिया जो कि साल से सुनते आ रहे हैं, बेख्तियार मेयर, बल्दियाती इदारों का बल्दियात के पास ना होना और लेजिस्लेटर्स के जरिए काम कराने की आदत होना, वजीर आला के पास सॉलिड वेस्ट यानी कि कचरा उठाने से लेकर बिल्डिंग कंट्रोल और मास्टर प्लान और वाटर एंड सीवरेज का इख्तियार होना, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ना जाना, आज ये तमाम जमातें इस बयानिए को दोहरा रही हैं और यक जुबान है कम अज कम। MQM पाकिस्तान क्योंकि साल से कहती आ रही है और वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड जो होना चाहिए सिंध गवर्नमेंट 12 सालों से तकरीबन वो नहीं कर रही और हम कई 100 अरब नहीं कई हजार अरब रुपए वाजिबुल अदा है जो कि सिंध हुकूमत ने लगाने थे या देने थे या अपलिफ्टिंग करनी थी। आज कराची का हर शहरी, चाहे वो किसी भी मेथोडोलॉजी के जरिए किसी भी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म पर ये आवाज बुलंद कर रहा है तो ये MQM का ही बयानिया है बुनियादी तौर पर। और इसमें ये आसान अल्फाज में ये है कि दुनिया का कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर वजीर आला ने अपने पास कचरा उठाने का इख्तियार रखा हो, जहां पर लेजिस्लेटर्स के पास डेवलपमेंट का काम आता हो। मेयर का बुनियादी काम क्या होना चाहिए, चाहे वो किसी का भी मेयर हो, किसी भी शहर का मेयर हो। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में तो लोकल पुलिसिंग भी मेयर के पास होती है। इस शहर में इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह पर होने के बजाय वो शहर जो कि एक ह्यूज रेवेन्यू देता है, जहां पर हर जुबान के, लिसान के, कौम के लोग बसते हैं। हम कराची की अर्बन सिंध की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एक गली में रहने वाला पख्तून हो, सिंधी हो, महाजिर हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, कोई भी हो, उसको वो फैसयाब होगा उस अपना टैक्स देने के बाद वो महसूस करेगा कि मेरे ऊपर कुछ खर्च हो रहा है, मैं सिक्योर हूँ, मेरे बल्दियाती मसाइल हल हो रहे हैं। और देखिए अर्बन सिंध की पॉलिटिकल जो डायनेमिक्स है वो बिल्कुल चेंज है। आप वडेराना सोच के तहत नहीं चला सकते उसको अब मजीद। कराची के लोग लबकुशाई कर रहे हैं। रेहान हाशमी साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ये साजिश के तहत सड़क के ऊपर आए हैं, इन लोगों ने कोई साजिश की है तमाम मामला खराब करने के लिए। पुरअमन एहतजाजी रैली को जमहूरियत में क्या कहेंगे? क्या हम फोरम ऑफ द हाउस जो लेजिस्लेशन जहां पर होती है प्रोविंशियल असेंबली में आवाज बुलंद नहीं करते रहे? क्या हम मुस्तकिल नहीं कर रहे? क्या हम लिटिगेशन यानी कि कानूनी चाराजोई की तरफ नहीं गए? हमने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में तक में अपीलें की हुई, आर्टिकल 140A के हवाले से लेकर इख्तियारात की मुंतकली से लेकर गैर कानूनी तौर पर डोमिसाइल बनाने तक के मामलात को ऑनरेबल कोर्ट्स में चैलेंज किया हुआ है इनके इन मामलात को। और तीसरा तरीकाकार जो जमहूरी होता है कि आप पुरअमन तौर पर सड़क पर आकर अपने एहतजाज को रिकॉर्ड पर लेकर आए, जो हम कर रहे थे, ये भी कर रहे थे मुस्तकिल। और अगर इसके रेफरेंस के लिए आप देखना चाहें तो मुख्तलिफ CCTV फुटेजेस मौजूद है मीडिया के पास जो पुरअमन मुजाहिरीन बैठे थे। रेहान हाशमी साहब, बुध वाले दिन जो आपका चल रहा था एहतजाज, उसमें ऐसी क्या बात हुई कि पुरतशद्दद कार्रवाइयां गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से शुरू हो गई? ये तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से पूछना चाहिए कि आपने क्यों पुरअमन मुजाहिरीन को अचानक लाठीचार्ज के जरिए, अचानक शेलिंग के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, जबकि मेरी मालूमात के मुताबिक एक तरफ पीपल्स पार्टी के कुछ वज़रा से MQM की क़यादत की टेलीफोन पर डायलॉग चल रहे थे, बातचीत हो रही थी, विदाउट अल्टीमेटम क्यों किया गया? ये दरअसल एक सोच की अक्कासी है। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि
अंग्रेज साम्राज्य दौर की याद दिला देते हैं। इनका ये लाए अमल, इनका ये पुरतशद्दुद कार्रवाई की तरफ जाना अचानक, ये तो अंग्रेज साम्राज्य के दौर में हुआ करता था। इस तरह का मामला 150 साल यहाँ के लोग लड़ते रहे अंग्रेज साम्राज्यों के खिलाफ, जो साम्राज्यिक कुव्वतें थी। तो लगता यह है कि ये उसी डगर पे चल रहे हैं, उसी डगर पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो सिलसिला है। यार हाशमी साहब, बड़ी अफसोस की बात है जो भी तशद्दुद हुआ और असलम साहब का उसमें इंतकाल भी हो गया। ये बताइए कि जिस जगह पर आप लोगों ने एहतजाज करना था, आप लोगों ने उस जगह से डेविएट क्यों किया? और आप लोगों को पता है कि PSL शुरू होने वाला था, तो उससे एक दिन पहले जो है इस किस्म का धरना दिया गया, जिसकी वजह से जो है वो एक पाकिस्तान का नाम भी थोड़ा सा बदनाम होगा, या सिक्योरिटी के रिस्क भी पैदा हो जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान या पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान का इमेज हमारे लिए सबसे अहमियत का हामिल है। इसीलिए तमाम जमातों की तरह हम भी बहुत ही पुरअमन तरीके से रूट में हमारे, क्योंकि CM हाउस था और CM हाउस के दरवाजे पर जब रुके तो हमें कहा गया कि जनाब आप पीछे हो। तो वसीम अख्तर साहब ने और दीगर रहनुमाओं ने कारकुनान को और खवातीन को पीछे हटाकर CM हाउस के दरवाजे को क्लियर करवा दिया और बैठ गए वहां पर कि चले मगरिब की नमाज होगी, उस वक्त तक नेगोशिएशन हो जाएगी और हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। हमारा रूट वही था डेस्टिनेशन पे पहुंचने का, हमारा प्लान यही था डेस्टिनेशन पे पहुंचने का। जमहूर का ख्याल रखते हुए वजीर आला के पास नहीं जाएंगे, वजीर आला बात नहीं करेंगे या अपने नुमाइंदे के जरिए कम्युनिकेशन डेवलप नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने अपने कुछ वज़रा के जरिए कम्युनिकेशन डेवलप की थी तो अचानक से ये लाठीचार्ज और बराह रास्त शेलिंग का सिलसिला क्यों शुरू कर दिया गया? ये इनटॉलरेंस है। ये दरअसल जमहूरियत के लिबादे के अंदर बदतरीन जो फुस्तायत है उसका मुजाहरा किया गया है। ये अनफॉर्चुनेट है बहुत, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आज अगर ये दीगर चीजें हो रही हैं, दीगर जमातें भी बैठी हुई हैं, तो वो जमातें इनसे खुश होकर तो नहीं बैठी हुई हैं, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं सब और पुरअमन से। रेहान हाशमी साहब, आपने पुरअमन की बात की, रेहान हाशमी साहब आपने पुरअमन की बात की, तो जमात इस्लामी का भी धरना 28 रोज से जारी था, पुरअमन था। क्या बात है कि MQM पाकिस्तान के पहले रोज ही जो उनका एहतजाज था उसमें जो है वो एक शख्स जो है उन बेचारे शहीद हो गए, तो ये क्या दोबारा पुरानी रविश पे तो नहीं MQM जा रही? MQM को हमेशा से इस्तेहसाल ज़दा किया रखा गया है ना। सवाल ये पैदा होता है पीपल्स पार्टी के दोस्तों से पूछने का कि MQM का एक दिन का एहतजाज आप पर इतना भारी पड़ गया, पुरअमन एहतजाज, कि आपने पावर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप MQM से खायफ हैं, आप हरासा हैं, आप उनके पुरअमन रैली के ऊपर भी पुरतशद्दुद कार्रवाई करने की में देर नहीं लगाते। इसका मतलब तो यह है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर, और जो उनका माइंड सेट है उसकी अक्कासी कर रहा है। पुरअमन रैली के ऊपर चंद घंटे की जो रैली थी उसको भी बर्दाश्त नहीं किया गया। ये अदम बर्दाश्त है, ये अदम बर्दाश्त जमहूरी माशरों में नहीं होना चाहिए। ये किसी और चीज की तरफ इशारा करता है। ये अदम बर्दाश्त आपका इशारा इस तरफ करता है कि आप एक मखसूस तबके की तरफ अपना तमाम जोर आजमाई करना चाहते हैं, या आप MQM से इतने खायफ हैं कि MQM जो भी आवाज उठाएगी उसके खिलाफ आप सफारा होंगे। रेहान हाशमी साहब, ये बताइएगा आखिर में कि जो पिछले वीक जो वाकया पेश आया, तो आपको लगता है कि जो मुत्तहिदा के या MQM के धड़े आपस में नाराज थे वो इस वाकये के बाद दोबारा एक दूसरे से रुजू करके एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं? देखें, मेरी मालूमात के मुताबिक तो MQM के दीगर धड़े हों या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हों जो कि पीपल्स पार्टी के नारावा सलूक की वजह से और इस काले कानून की वजह से सफारा हुई है, उन तमाम ने इस अमल की मजम्मत की है। MQM के इस स्टांस की तायीद भी की है और होने वाले जुल्म के ऊपर आवाज भी उठाई है। हम उन तमाम जमातों का भी शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने कम अज कम इस बात को जो है उसको कंडेम किया, इनके तर्ज अमल को। MQM के जो दीगर धड़े उनको भी महसूस हुआ, जबकि हमारी सख्त मुखालफत आपस में एक रही है, रिफ्ट रही है, उसके बावजूद भी आप इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा लगाएं कि इनकी इस इंटेंसिटी की वजह से, इस शिद्दत पसंदी की वजह से, अदम बर्दाश्त की वजह से वो धड़े भी कम अज कम आकर एक साथ खड़े हो रहे हैं और ये बबांगे तौहल कह रहे हैं कि जनाब ये गलत हो रहा है। रेहान हाशमी साहब, अब तक न्यूज़ को टाइम देने का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक।
अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई उसमें आया कि करप्शन का इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान की रेटिंग भी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि करप्शन में। और जब अपोजिशन लीडर होते थे इमरान खान साहब, तो कंटेनर पे खड़े होकर वो तो करप्शन ख़त्म करने की बातें करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ पीटीआई की गवर्नमेंट में कि करप्शन बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ शहजाद अकबर साहब एहतसाब करने निकले थे, 3 साल से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके लंबे लंबे कागजात लहराते थे और शहबाज शरीफ की करप्शन और टीटीज़ के बारे में बात करते थे, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या बना। हमने प्रोग्राम में दावत दी है राना एहसान अफजल साहब को, आपका बहुत शुक्रिया, मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं। दूसरी तरफ नदीम कुरैशी साहब जो स्पोक्स पर्सन है पीटीआई पंजाब गवर्नमेंट के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। नदीम साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ कि पीटीआई का तो नारा था करप्शन ख़त्म करने का, लेकिन ये क्या माजरा हो गया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पीटीआई के दौर में तो करप्शन मजीद बढ़ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में अपना हिस्सा बनाने का। देखिए, सबसे पहले हमने देखना यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का क्या डेकोरम है, वो किस तरह से डाटा कलेक्ट करते हैं। वो यहाँ किसी पटवारी के पास, किसी तहसीलदार के पास, किसी सियासतदान के पास, किसी ब्यूरोक्रेट या किसी डिसीजन मेकिंग पोजीशन वाले अफसर के पास नहीं आते, ना ही वो उसको कोई रिश्वत की ऑफर करते हैं। वो एक जो परसेप्शन मुआशरे में बिल्ट हो रही होती है थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू लीडरशिप, उस परसेप्शन पे बेस करके वो अपनी ये रिपोर्ट्स बनाते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में उनका यही मैकेनिज्म है। और अल्टीमेटली मैं एज ए आम पाकिस्तानी उतना ही मुतरद्दिद और मुतफक्किर हूं कि पाकिस्तान में व्हाइट कॉलर क्राइम के हवाले से रिकवरी का वो ग्राफ नहीं है, वो लेवल नहीं है, वो टारगेट नहीं है जो होना चाहिए। जो बड़े बड़े करप्शन केसेस, मेगा करप्शन केसेस तो पिछले 20 साल से मैंने आपने सुने, हमने देखे, मैं नहीं समझ सकता कि किसी भी एक मेगा करप्शन केस को किसी भी वजह से, अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो मंतकी अंजाम तक पहुंचा हो। वो एफर्डीन केस हो, वो हज स्कैंडल हो, वो साफ पानी स्कीम हो, वो सस्ती नदीम कुरैशी साहब, ये तो आपके लीडर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने वादा किया था कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, एहतसाब करेंगे, तो ये आपने एहतसाब करना है। अब आप गवर्नमेंट में है, आप किस तरह गिला कर सकते हैं? देखिए सदीक साहब, मैं आपको गर्ज करूं, पार्लिमानी निजाम में, जमहूरियत में हुकूमत कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं होती, जहां बाकायदा इदारे हैं, नैब है, एफआईए है, और सबसे अहम हमारा जुडिशल सिस्टम है। मैं आज भी इस बात पर समझता हूं, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज से 4 रोज पहले जब वो क्वेश्चन ले रहे थे अवाम उन्नास के, टेलीफोन पर लोगों की तकलीफ, लोगों के दर्द, लोगों के मसाइल खुद सुन रहे थे, तो उन्होंने खुद भी अपील किया दलिया से, और हम भी समझते हैं, और ये होना चाहिए कि बहुत सारे केसेस जब तक अपने मंतकी अंजाम तो नहीं पहुंचेंगे तो चीजों पर ना ही ग्रिप वाजे हो सकती है, ना ही लाइन ऑफ एक्शन समझ आता है। मैंने आपको अर्ज की है कि हमारी गवर्नमेंट को तो 3.5 साल हुए हैं। आप पिछले 15 साल का डाटा उठाकर देख लें। हज स्कैंडल, जिसपे लाखों हाजी मक्का शरीफ में और मदीना शरीफ में और सऊदीया में जिनकी वीडियोस उस वक्त वायरल हुई थी, उसका क्या अंजाम हुआ। एफर्डीन स्कैंडल, जिसके हवाले से बहुत सारी बातें प्रिंट मीडिया में भी आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आई, सोशल मीडिया में भी रही, उसका अंजाम क्या हुआ। देखिए, अल्टीमेटली कोई भी गवर्नमेंट हो, भले हम हो, खान साहब ने बात की कि जी हुकूमतों का अमल दखल इदारों में नहीं होना चाहिए, वो उन्होंने साबित किया। आप इलेक्शन कमीशन देखें, आप दीगर इदारे देखें, जहां गवर्नमेंट अपनी मर्जी के डिसीजन लेने के लिए इदारों को अंडर स्ट्रेस रखती थी, अपनी मर्जी से उनको डिक्टेट करती थी, अपने मुखालफों के खिलाफ अपनी मर्जी के फैसले लिया करती थी। चले एहसान अफजल साहब से पूछ लेते हैं, एहसान अफजल साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। राना साहब, ये बताइएगा कि एक तो जो मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उनके रहनुमाओं के ऊपर बड़े बड़े केस बने हुए, लेकिन अभी तक कोई ज़्यादा साबित नहीं हो सके। दूसरी तरफ से जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है तो उसमें आता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट में जो है वो करप्शन मज़ीद बढ़ गई है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई नदीम कुरैशी साहब हैं, ये इनको जवाब नहीं आ रहा। असल मसला ये है कि ये वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जिसको एक दफा नहीं 20 बार इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन में होते हुए कोट किया, और ये एज अ सबूत इस्तेमाल किया कि करप्शन कितनी है उन हुकूमतों में जब वो ये कोट किया करते थे। आज हकायक ये है कि इसमें 23 पॉइंट में इजाफा होकर
ये 140 पे पहुंच गई है और बदतरीन करप्शन की निशानदेही कर रही है पाकिस्तान के अंदर। और इसके जो 8 मेजर राय हैं उसमें 3 जो सोर्सेज हैं उन्होंने इसकी हमारे नंबर सोर्स को गिराया है, और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस की जाती है कि हुकूमत की गवर्नेंस, वो ठेके कैसे दे रही है, वो डेवलपमेंट कैसे कर रही है, लोगों की परसेप्शन उनके बारे में क्या है। और ये वो साबित कर रही है कि जो कोरोना के फंड्स में 40 अरब रुपए गायब हो गए, जिस तरीके से बिलियन ट्री सुनामी की गई, जिस तरीके से शुगर स्कैंडल, आटा स्कैंडल, एलएनजी का स्कैंडल और फर्नेस ऑयल को के माफियाज को जो है वो बेनिफिट दिया गया, और ओवरऑल ये बनी गाला की रेगुलराइजेशन और जो बुजदार हुकूमत की जो करप्शन के स्कैंडल्स जो जिस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, पोस्टिंग हो रही है, तो ये और एक आम आदमी एक दफ्तर में जो रिश्वत के रेट उसको देने पड़ते हैं अपना बिजली का मीटर लगवाने के लिए या कोई भी काम देने के लिए, ये सब चीजों की गवाही है कि करप्शन बढ़ गई है और उस हुकूमत में बढ़ी है जो दावेदार थे करप्शन को साफ करने के लिए। और इन कंपैरिजन पीएमएलएन वो हुकूमत है जिसके अंदर ये इंडेक्स कम तरीन रही। तो इसकी क्रेडिबिलिटी को तो खुदारा आप चैलेंज मत करें, क्योंकि इमरान खान साहब खुद इस परसेप्शन इंडेक्स को इस्तेमाल करते लेकिन रहे। राना एहसान अफजल साहब, यहाँ पे ये भी सवाल बनता है कि करप्शन तो पहले भी थी, और जिस तरह शहबाज शरीफ के ऊपर टीटी के केसेस हैं, अरबों रुपया जो है वो लोगों के अकाउंट्स में आया जो उनके मुलाजिम थे, क्या उन केसों का डे बाई डे हिसाब नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द केसों का फैसला हो, ताकि अगर तो उन्होंने कुछ नहीं किया तो बरी हो जाएंगे और अगर किया है तो फिर उसका भुगतना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, और ये कुछ साबित नहीं कर सके इस हद तक के यूके की अदालतों ने उनको बरी कर दिया, क्लीन चिट दी, और इनके जो शहजाद अकबर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, मीडिया ट्रायल करते रहे, कीचड़ उछालते रहे, उनको आखिरकार इस्तीफा दे के भागना पड़ा। नदीम कुरैशी साहब, शहजाद अकबर को इस्तीफा दे के भागना पड़ा है, तो साहब तो आप लोग भी नहीं कर सके, और कितने इल्जामात आपके ऊपर राणा साहब ने लगा दिए, रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए, राणा साहब की पूरी जो पार्टी की लीडरशिप है, इन समेत फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ लेयर, उनके पास अपनी करप्शन का जवाब देने का वाहिद आसान रास्ता ये है कि वो ये रटे रटाए फिक्रे, ये सुनामी ट्री और अभी उन्होंने नया एक सिलसिला शामिल कर लिया कोरोना के पैसों का। मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस बात पर कि ये एक्सपीरियंस लोग हैं, 35-40 साल इक़्तिदार में रहे हैं, 3-3 बार ये स्टेट हेड रहे हैं, ये प्रोविंशियल हेड्स रहे हैं। आपने अभी सवाल पूछा इनसे, मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ, ये शायद 140 से पाकिस्तान 135 पे आ जाता अगर शहबाज शरीफ साहब सिर्फ वो 16 अरब रुपए की टीटीज का जो मसरूर अनवर ने 10 सालों में मुख्तलिफ मौके पर उनके बैंक अकाउंट्स में जमा करवाई, जिसका वो कोई जवाब देने पर तैयार नहीं है। अगर शहबाज शरीफ साहब से ये बता देते कि जी एक साफ पानी स्कीम उन्होंने शुरू की थी, जिसमें उन्होंने जो जगह रेंट आउट की वो अपने दामाद से ली, जो आजकल बैरून मुल्क लंदन यात्रा कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं है उसका। 21-22 करोड़ रुपए सिर्फ रेंट दे दिया गया उसका, एक कतरा पंजाब के लोगों को साफ पानी का नहीं मिला। बातें करना बड़ा आसान है। मैं पूछता हूँ, राणा साहब बताने चले, मैं इनका बड़ा इनकी इज्जत भी करता हूँ, नौजवान है, और तवक्को रखूंगा कि ये लोग अपनी पार्टी में अपनी लीडरशिप की गलत बातों को प्रोटेक्ट करने की बजाय जेन्युइन और हक की बात करेंगे। ये बता दें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 3.5 साल में कोई एक शुगर मिल लगाई हो, कोई पोल्ट्री बिजनेस शुरू किया हो, कोई उन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया हो, कोई ऐसा काम किया हो जिससे नेशनल कॉज को, नेशनल खजाने को नुकसान पहुंचा हो। जो शख्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में ना रहता हो, जिस शख्स ने खुद को, अपने चीफ मिनिस्टर्स को, अपने फेडरल प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को प्रोटोकॉल से दूर किया हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस के, गवर्नर हाउस के, प्रेसिडेंट हाउस के अखराजात कम किए हो, और पाकिस्तान के जो फॉरेन में विजिट्स थे माजी में लीडरशिप के, उसको अगर तकाबुल कर ले, तो दुनिया में कोई भी शख्स अगर कोई एक्सपेंस करता है तो अपनी जात के लिए करता है। जो शख्स अपनी जात पर कौम का 1 रुपया फालतू खर्च नहीं करना चाहता, वो कैसे इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा? तो ये बातें करना बड़ा आसान है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो ये इश्यूज है, ये हमारे ज्वाइंट इश्यूज है, ये हमारे, और पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, उन पर जो मेजर करप्शन केसेस है वो इन दोनों ने अपने दौर में शुरू किए एक दूसरे पर। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को तो 3.5 साल हुए। ये जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हुआ करते थे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे कि मैं अली बाबा और 40 चोर आसिफ जरदारी को लाकर लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा, पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत वापस लूंगा,
मैं सरे महल की रिकवरी करूंगा। और जरदारी साहब भी पहले यही फरमाया करते थे। तो ये तो खुद जवाब देना पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाने का। अगर ये करप्शन की को बजाय उसको आंसर करने के, ये हम पर क्वेश्चन इसलिए करते हैं, इनको पता है ये वाहिद हल है इनका कि ये जवाब से बच सकते हैं। राना एहसान अफजल साहब, अभी पिछले दिनों एक और भी सर्वे हुआ था, उसमें जो चीफ मिनिस्टर थे हमारे पाकिस्तान के, उनमें से बुज़दार साहब जो है वो टॉप पर आए हैं। तो इसका मतलब है कि पंजाब हुकूमत काम तो कर रही है, पीटीआई की गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसकी वजह से सबसे बेहतरीन वज़ीर आला का खिताब उस्मान बुज़दार साहब को मिला। देखें, ये तो फिर एक बहुत ही मजाका खेज बात है अगर जो है वो बुज़दार साहब को टॉप अवार्ड मिला है। मैं समझता हूँ कि वर्स्ट परफॉर्मेंस है पंजाब में, और जब आप कंपैरिजन करें शहबाज साहब से तो फिर तो कोई परफॉर्मेंस नजर ही नहीं आती। यहाँ मैं देखें इनकी जितनी बातें नदीम साहब ने की, इनका रिस्पांस में मैं ये इनके इल्जामात हैं जो ये साबित नहीं अभी कर सके। और शहजाद अकबर साहब की मैंने बात की, वो भी चले गए। अब आगे भी इन्होंने हर हरबा नैब के बाद एफआईए के बाद अब ये और कोई हरबे इस्तेमाल करें। हकीकत ये है कि जिन ये टीटियों की बात कर रहे हैं, टीटियां तो अब एक रिपोर्ट की शक्ल में आ गई फॉरेन फंडिंग केस में, जहां इन्होंने दर्जनों अकाउंट्स को छुपाया और करोड़ों रुपए की जो रकम है उसको गैर ममनुआ तौर पे, इलीगल तौर पे यहाँ ट्रांसफर किया गया और अपने मुलाजमीन के अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया। और फिर जो अपने लीडर को सादिक अमीन ये डिक्लेयर कर रहे हैं, उस लीडर के बारे में जस्टिस वजीउद्दीन ने कहा कि वो 50 लाख रुपया महाना के ऊपर उनका किचन चलता था। और उसकी तस्दीक फिर मोहसिन बेग साहब ने की और फिर चैलेंज किया जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने कि आप मुझे कोर्ट में ले जाएं। अब 1.5-2 माह तो गुजर गए इस बात को, ये कोर्ट में नहीं गए क्योंकि जो है वो तब सच साबित हो जाएगा। तो ये देखें इनके सारे इल्जामात, परफॉर्मेंस की जहां आपने बात की, देखें परफॉर्मेंस तब होती है जब एक आम आदमी की जिंदगी में कोई आसानी आती है। वो आसानी नहीं आई, वो तो अपने पेट को भरने की दौड़ में जो है वो गुम है, और वो बेचारा 15 से 20 दिन बाद उसका बजट आउट हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे। तो अगर इसको बेहतरी हम कहते हैं, इनकी जितना नैरेटिव है, जितनी ये बातें करप्शन की करें, एंड में सच ये है कि एक आम आदमी की जिंदगी जो है वो बदतरीन, एक आम आदमी की जिंदगी जो है वो महंगाई की वजह से काफी मुश्किल हुई है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। नदीम कुरैशी साहब, जो रेमिटेंसेस आ रही हैं ओवरसीज़ की तरफ से, उनमें वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं, एफबीआर की कलेक्शन भी बहुत अच्छी हो रही है, बम्पर क्रॉप्स भी हो रही हैं, लेकिन क्या वजह है कि महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही और एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको गुजारना बहुत मुश्किल हुआ है? देखिए सिद्दीकी साहब, इस पर तो कतई कोई शक नहीं है कि महंगाई एक बहुत बड़ी ग्राउंड रियलिटी है। अच्छा, अगर प्राइम मिनिस्टर से लेकर और मुझ तक जितने भी लोग गवर्नमेंट का पार्ट हैं, अगर कोई भी शख्स ये कहे कि जी महंगाई नहीं हुई, फिर तो मैं अपनी बात मानता हूँ, महंगाई है। लेकिन हमने देखना ये है कि क्या गवर्नमेंट इस चीज से बेखबर है? कतई ऐसा नहीं है। डिफरेंट बजट्स हैं और आप देखेंगे कि 2022 में जो बजट पाकिस्तान तरीके से गवर्नमेंट पेश करने जा रही है, सैलरीज में बड़ा अच्छे इजाफे की तवक्को है। बहुत सारी चीजें इसमें, हेल्थ कार्ड एक ऐसी फैसिलिटी है जो लोगों को हेल्थ के वाले से उनके बजट में उनकी सपोर्ट कर रही है। कभी नहीं हुआ कि 10 लाख रुपए तक का लीगल कवर किसी की हुकूमत ने, दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, अपने हर फर्द को दिया हो। मुल्क के किसान कार्ड की सूरत में किसान को बड़ी सपोर्ट दी गई है। मैं खुद साउथ पंजाब से हूँ, एग्रीकल्चर मेरा बैकग्राउंड है। कभी नहीं हुआ कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सीड सब पर सब्सिडी दी गई हो। आपने जब मेरे लिए खुशगवार हैरत है कि पाकिस्तान में जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं उसमें आपकी तरह के लोग भी शामिल हैं जो पॉजिटिव पहलू को भी डिस्कस करते हैं। आपने कुछ नेगेटिव चीजें भी डिस्कस की, पॉजिटिव भी डिस्कस की। इसी को तकाबुल कहते हैं। 5 क्रॉप्स का ऊपर तले बम्पर क्रॉप हो जाना, ये बड़ा हेल्थी इंडिकेशन है। फॉरेन रेमिटेंसेस का बढ़ना, पाकिस्तान के निजाम पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी का टैक्स नेट में लोगों को इस बात कि यकीनन कोई इदारा या कोई घर भी बैलेंस शीट इक्वल किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। अगर लोग टैक्स नहीं देंगे तो वो कैसे तवक्को रखेंगे कि ये मुल्क ने यूरोप की तरह से, या कोई भी मुल्क, जब तक आपका टैक्स पेयर, आपका ताकतवर पैसा कमाने वाला शख्स टैक्स नेट में नहीं आएगा तो आप तो फिर कर्जों के बोझ तले जकड़े होंगे। मैं चूंकि एक आम पाकिस्तानी को रिप्रेजेंट करता हूँ,
मेरा हल्का इंतखाब भी बिल्कुल अंदरूनी शहर की छोटी छोटी गलियों पर मुश्तमिल है। जब मैं आम लोगों को देखता हूँ कि वो पसमानगी की जिंदगी बसर कर रहे होते हैं और उनको लीड कर रहे हैं लोग, उनके जनाब प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स में बड़े बड़े ग्लोबल हाउसेज हैं, उनके यूरोप, मिडल ईस्ट और लग्जमबर्ग और जनाब पनामा में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये कौन सा कल्चर है पाकिस्तान का भाई। क्या आप जिसके नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप उसकी उसकी हालत जिंदगी से वाकिफ नहीं है। आपने जिस तरह हेल्थ कार्ड का जिक्र किया, आपने हेल्थ कार्ड का जिक्र किया, राणा साहब से मैं पूछता हूँ, राणा साहब जिस तरह आपने बात की कि शहबाज शरीफ के दौर में बहुत ज़्यादा काम हो रहे थे, लेकिन वो कोई एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जिसमें उनका अपना या नवाज शरीफ साहब का या उनकी फैमिली का इलाज हो सके। और ये हेल्थ कार्ड जो क्लेम कर रही है पीटीआई, वो तो कह रही है कि ये हर घर में जो है हर बंदे को सहूलत मिलेगी और बड़ा अच्छा निज़ाम आ जाएगा सेहत का। देखिए, सबसे पहले तो हमने कोई 55 के करीब अस्पतालों के अंदर जो है वो नए अस्पताल भी बनाए, कुछ हमने एनहांसमेंट्स भी की और इम्प्रूवमेंट्स भी लाए। और हमारे जो हेल्थ के जो बजट हैं वो अभी तक उस लेवल पे पीटीआई नहीं पहुंच सकी। ये एक हकीकत है, इसके ऊपर मैं आप चाहें जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहे मैं आपको दे सकता हूँ। दूसरा, हेल्थ कार्ड्स की जहां तक बात है, ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था, इसके हकायक कभी आगे आगे पता चलेंगे। इन्होंने जो करंट जो हमारी जो इमरजेंसी में मुफ्त दवाइयाँ थी वो खत्म कर दी। अभी ये जो सरकारी जो अस्पताल है उनसे जो है लोड कम करने का तरीका या उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो अब इन्होंने हेल्थ कार्ड की तरफ दिया। अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन जब आप बजट में देखते हैं तो कोई एलोकेशन आपको कोई लंबी चौड़ी इसमें नजर नहीं आती। अल्लाह करे कि ये प्रोग्राम कामयाब हो, लेकिन जिस तरह इनके 50 लाख घर के वादे हैं और 1 करोड़ नौकरियों के वादे हैं, हमें तो हेल्थ कार्ड भी ऐसे ही लगता है। देखते हैं ये किस तरह का परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ से आती है। लेकिन मैं यहाँ आपको यही बताऊंगा, आज भी हमारा जो रुपया है और जो आगे आने वाले जो दिनों के जो महीनों के जो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के मसाइल में इजाफे की वजह है, ये लोगों के जख्मों पर मरहम रखने वाले नहीं है। अभी जब आज से कुछ अर्सा पहले पूरी कौम एक लॉकडाउन का शिकार थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया ने तरफ इतनी बड़ी वबा नहीं देखी कि यहाँ दुकानें, बाजार, होटल्स, इंडस्ट्री सब बंद थी। तो पूरी कौम देख रही थी कि शायद कोई बिलावल साहब एक आधा चैरिटी कैंप लगा ले, कोई पीपल्स पार्टी अनाउंस कर दे अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए। जब दिहाड़ीदार, ताजा रोजगार करने वाला दुकानदार, सेल्समैन जब बंद था उसका सब कुछ और वो भूख से मर रहा था, तो यही हुकूमत पाकिस्तान थी जो उसकी मदद कर रही थी। यही एहसास प्रोग्राम था, यही इमदाद पंजाब प्रोग्राम था, यही पाकिस्तान की अफवाज थी, पाकिस्तान का मीडिया था, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी थी, ये अपोजिशन के तमाम लोग, ये ठंडे मौसमों के लोग हैं। अपोजिशन की आपने जिक्र किया तो मैं राना एहसान अफजल साहब से पूछता हूं कि राना साहब ये बताइए कि जब अपोजिशन पार्टियां मार्च करने का सोच रही है इस्लामाबाद की तरफ और उनकी ये तवक्को होती है कि हमें बड़े अच्छी तरह डील किया जाएगा, कोई पुरतशद्दद कार्रवाइयां हुकूमत की तरफ नहीं होंगी, लेकिन पिछले हफ्ते आपने देखा कि सिंध असेंबली के सामने जिस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने MQM के वर्कर्स और रहनुमाओं के साथ जो सलूक किया, क्या वो सही बात थी? देखिए, कभी भी जो पुरअमन जो प्रोटेस्ट हो, ये एक जमहूरी अमल है और इसकी इजाजत मिलनी चाहिए और इसके लिए कभी भी हुकूमत को रुकावट नहीं बनना चाहिए। तो मैं तो इस चीज को कभी भी नहीं एक्सेप्ट करूंगा या इसको प्रमोट करूंगा कि आप तशद्दुद करें एक आम आदमी पे। इसको कंडेम नहीं करना चाहिए। उसके महरक़ात जो हैं वो पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो बेहतर आपको बता सकेंगे कि क्या महरक़ात थे, लेकिन निहत्थे लोगों पे जो अनआर्म्ड हो और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो उनको कभी भी जो है जहाँ पे औरतें भी हो, बच्चे भी हो, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं कि उनके साथ पुरअमन तरीके से ही रहना चाहिए। हमने तो 126 दिन का धरना जो है वो बड़े पुरअमन तरीके से सहा, जिसके अंदर बिजली के बिल फाड़े गए, कुंडी करने की तजवीज दी गई, पीटीवी पे हमले हुए, क्या कुछ नहीं हुआ, पार्लियामेंट पे शलवारें लटकाई गई। तो वो भी टाइम था जहां प्रोटेस्टर्स जो हैं, पीटीआई के जो लोग थे, उन्होंने कौमी इदारों के ऊपर हमला किया, उनके ऊपर तोड़ फोड़ की। तो हमने तो तब भी जो है इनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया या कोई इनके तशद्दुद नहीं किया, इनके ऊपर बर्दाश्त किया। इस कौम ने नुकसान बर्दाश्त किया, चाइनीज प्रेसिडेंट का दौरा डिले हुआ, हमने ये सारी इनकी हरकत को जो है बर्दाश्त किया। मैं समझता हूँ यही तवक्को रखनी चाहिए हर हुकूमत से कि पीसफुल प्रोटेस्ट को जो है इजाजत देनी चाहिए, लेकिन
वो प्रोटेस्ट जो है वो हदूद में रह के होना चाहिए। और इसी तरह हमारे जितने प्रोटेस्ट पिछले 3.25 सालों में रहे, आपने देखा कि एक गमला भी नहीं तोड़ा गया। जिस तरह पीटीआई ने की हरकत, हमारा उनसे एक बेहतर अमल रहा, ऑपोजिशन का एक रिस्पॉन्सिबल रहा, और यही आगे भी रहेगा। नदीम कुरैशी साहब, उन्होंने तो बड़े इल्जामात आपके ऊपर लगा दिए, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मेरे पास थोड़ा वक्त रह गया। देखिए, राणा साहब बड़े मासूम इंसान है। अच्छा, ये समझते हैं कि शायद लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है। ऐसा नहीं है। अभी सोशल मीडिया तो हर चीज को अगले साल उसी डेट पर लोगों की मेमोरी के लिए दोबारा पेश कर देता है। इनको याद होगा कि पेशावर से आने वाला जो हमारा केपी से जो काफिला था लॉन्ग उस पे हमारे धरने में 126 दिन के धरने में, उसके साथ इन्होंने क्या सलूक किया था। गुजरांवाला में जो पहला दिन था 14 अगस्त का, जिस रोज ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था तहरीक इंसाफ का, उसमें इन्होंने क्या हाल किया था। बातें करना बड़ा आसान है। जो इन्होंने मॉडल टाउन में लोगों के साथ किया, निहत्ती खवातीन पर गोलियां चलाई और कई अफराद, कई खवातीन, कई बुजुर्ग उसमें शहीद किए गए, पुलिस गर्दी की गई, वो भी सब लोगों को याद है। बहुत सारे वाकयात है। इनके दौर में तो यहाँ किसान माल रोड पे डंडे खाता था, यहाँ कभी टेंडर की पिटाई हो रही होती थी। शहबाज शरीफ साहब तो फरमाते थे जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको दावत देती है कि ये आए, ये पाकिस्तानी कौम की खिदमत के लिए आगे बढ़े। ये जलती पर तेल का काम ना छिड़के। अगर ये कहते हैं जी महंगाई है, ये कहते हैं कि गरीब आदमी परेशान है, तो गरीब की हेल्प करे। कोई अल्टरनेट प्लान दिया हो। मैंने कितना बड़ा क्वेश्चन किया है कि कहां थे ये सब लोग जब कोविड की वजह से पूरा मुल्क लॉकडाउन में था। मैंने तो या सिद्दीकी साहब, आपने भी और राणा साहब तो हमसे भी छोटे हैं, इन्होंने भी अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा होगा जो हमने ये 1-1.5 साल था पूरी कौम ने और पूरी दुनिया ने। तो उस वक्त तो ये पोजीशन नहीं थी। इनका हक था कि बाहर निकलते, भले मास्क लगाते, भले ये जैसे भी सेफ्टी करते, इन्होंने नहीं की। ये घरों में बैठकर तमाशा देखते रहे। और ये इनकी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान की तरह खुदा न खास्ता पाकिस्तानी कौम भी सड़कों पर बगैर ऑक्सीजन के गिरी पड़ी होगी, लेकिन इनकी तवक्को वो पूरी ना हो सकी। मैं इनको कोविड ने तो पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ था और वर्ल्ड WHO ने भी माना है और बाकी तंजीमों ने भी ये माना है कि पाकिस्तान ने कोविड को बड़ी अच्छी तरह हैंडल किया था। मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, आपने देखा कि बात जब करप्शन पे हो रही थी तो करप्शन का शोर तो बहुत मचता है, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। हमारी जुडिशरी या लॉयर्स हैं, आज पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने जब वो जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की तो उन्होंने कहा कि अब इनको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि ये जो वाइट कॉलर क्राइम है या करप्शन है, इनके फैसले होने चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और दूसरी तरफ एहतजाज जो है, हर किसी का हक है। अगर पुरअमन एहतजाज कहीं पे हो रहा है तो हमें उसको पुरअमन ही रहना देना चाहिए। और जो हुकूमतें होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो एहतजाज करने वाले हैं उनके ऊपर तशद्दुद ना करें, उसको पुरअमन रहने दें। और जो भी मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात है या नाजायज़ है, बैठ के गुफ्तगू होनी चाहिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।